आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंटेंट्स क्या-क्या होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लावर कौन से प्लांट का? एंजियोस्पर्म का। देन उसके बाद 2.2 इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमें दिखेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोजेनेसिस, ये सब हम पढ़ेंगे। देन डबल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स या क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे वो हम देखेंगे। देन लास्ट जो है वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, कि किस तरीके से किस किस तरह से पॉलिनेशन होगा और किस तरीके से जो फ्लावर है वो रिजनरेट करेगा, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? हम लकी नहीं है क्या कि प्लांट्स जो है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली? जो हमने देखा है माइराइट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर्स के जो मिराइट्स हमने देखे हैं जो हम इंजॉय करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरिकल हैं जो फ्लावर्स के बारे में हम देख चुके हैं, जैसे कि कुछ सेंट्स जो बनते हैं, परफ्यूम्स जो हम यूज करते हैं, देन रिच कलर्स, जो कलर्स हमने देखे हैं एंड जो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, ये सब चीजें किसकी वजह से होती हैं? दे आर बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर्स सिर्फ हमारी नीड के लिए, हमारी सिर्फ जरूरतों के लिए फ्लावर्स नहीं बने हुए होते हैं, हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं बने होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो शो करते हैं फ्लावरिंग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When we look at the diversity of structures of the inflorescence, flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product, sexual reproduction. हम जब भी इसकी फ्लावर की या फ्लावर के कुछ पार्ट्स यानी कि फ्लोरल पार्ट्स की हम डाइवर्सिटी को देखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, फ्रूट्स भी अलग बनते हैं और सीड्स भी डिफरेंट होते हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ प्रोसेसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोट्स के अंदर से, देन उसको हम कंबाइन कर देंगे हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके साथ, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। और आप इन नोट्स को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप आगे चल के रिवाइज करते टाइम अपनी इन सारी चीजों को एक जगह पे बाइंड अप कर सके और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। सबसे पहले है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले, फ्लावर बनने से पहले जो इवेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, फ्लावर बनने से पहले क्या क्या चीजें बनेंगी और फ्लावर बनने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम इसमें जानेंगे। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर। काफी सारे हार्मोनल, ठीक है, जिसके अंदर हार्मोन्स के कुछ चेंजेस आएंगे और स्ट्रक्चर्स के कुछ चेंजेस होते हैं, वही क्या करते हैं एट लास्ट रिजल्ट देते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर वहां पे डेवलप होना शुरू होगा, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक प्लांट के अंदर। देन इनफ्लोरेसेंस बियर द फ्लावर बर्ड्स। इनफ्लोरेसेंस पे हम देखेंगे, यानी कि इनफ्लोरेसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं या तो टिप पर, ठीक है, अदरवाइज आपको फ्लावर्स जो है वो इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो यही है इनफ्लोरेसेंस। दो तरीके के इनफ्लोरेसेंस होते हैं। देन इनके ऊपर होते हैं फ्लावर बर्ड्स। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? फ्लावर के बर्ड्स होते हैं। उसके बाद जब ये बर्ड्स वापस जाके थोड़ा डेवलप होंगे, तब ये बनाएंगे कुछ फ्लावर्स को। फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स आर जनरली द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स ही वो पार्ट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एक प्लांट के अंदर। देन फ्लावर्स के अंदर दो पार्ट्स आप देखे होंगे, जैसे कि मेल एंड फीमेल आपको ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलता है, उसी तरह फ्लावर्स के अंदर भी मेल एंड फीमेल आपको देखने को मिलेगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। ओके, देन चलिए आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि स्ट्रक्चरल्स एंड इवेंट्स मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट। एक प्लांट पर एक एक्चुअल फ्लावर देखने से पहले हम देखते हैं द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, कि ये डिसीजन होता है कि एक प्लांट के ऊपर फ्लावर उगेगा या नहीं उगेगा। एक फ्लावर के उगने से पहले ये डिसीजन जरूर लिया जाता है। देन काफी सारे सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर
प्राइमोडियम। काफी सारे ऐसे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि एक फ्लावर जो है वो उगने वाला है, उसके बड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होने लग जाते हैं, यानी कि डेवलप होने लग जाते हैं। देन इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लावर बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस जो मैंने आपको अभी समझाया इस तरीके से, यहाँ पर ये जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं फ्लावर बड्स, और ये जो होते हैं इनफ्लोरेसेंस वाले पार्ट में आ जाते हैं। देन इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? मेल इज एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। डिफरेंशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल्स ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम जो है उसके पास स्टेमन होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और गाइनोशियम के पास क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये है फ्लावर्स के बारे में, यानी कि मॉर्फोलॉजी, कि बाहर से हमें या अंदर से क्या क्या देखने को मिलता है वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो ये जो ओवरी है, आपको इसके अंदर ओवरी देखने को मिल रही है फ्लावर के अंदर। देन जो ये सेपल्स है, सेपल और पेटल जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगी, छोटी वाली ग्रीन वाली हिस्से वो होती है सेपल, और जो एक कंबाइन वे में प्रेजेंट होंगी यानी कि पेयर में प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं पेटल। जो बड़ी वाली होती है वो पेटल जनरली, और जो छोटी वाली होती है उनको कहते हैं सेपल। देन ये है जो ओवरी से कनेक्टेड होता है इस तरीके से, उसको हम कहते हैं स्टाइल। ओके, ओवरी से आपको बनाने के लिए भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, और आपको लेबलिंग भी दे सकते हैं। देन स्टाइल के बिल्कुल ऊपर जहां पर पोलन ग्रेन्स आके स्टिक होंगे उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, देन एंथर, एंथर से जो है पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। एंड देन फिलामेंट, फिलामेंट क्या है? जो कि एक तरीके से कनेक्टेड होगा ओवरी से ही। देन ये चीजें हो गई फ्लावर के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। अब एक एक करके हम चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक फ्लावर के अंदर, जो कि क्या है? एंड्रोशियम। ओके, तो एंड्रोशियम के अंदर आप क्या देख रहे हो? द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल्स ऑफ स्टेमन। इसके अंदर आपको गुच्छा मिलता है स्टेमेंस का। गुच्छा मतलब एक कलेक्टिव पार्ट है, यानी कि कुछ चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी स्टेमन के रूप में। देन द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट। स्टेमन के पास क्या मिलेगा आपको? फिलामेंट। ये जो आप देख रहे हो स्टेमन, दिस इज स्टेमन, एंड स्टेमन के पास आपको क्या देखने को मिल रहा है? फिलामेंट। ओके, स्टेमन के पास आपको देखने को मिला फिलामेंट। चलिए आगे देखते हैं। देन फिलामेंट क्या होता है? एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, एक स्टॉक टाइप होता है, यानी कि एक लंबी डंडी के टाइप होता है। एंड एक एंथर देखने को मिलेगा। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देन फिलामेंट क्या होता है? इट इज अटैच टू द थैलेमस और टू द पेटल। फिलामेंट जनरली या तो पेटल से कनेक्टेड होगा या फिर थैलेमस से कनेक्टेड होगा, अटैच्ड होगा। उसके बाद अब हम जानेंगे व्हाट इज एंथर। एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होगा, यानी कि इसकी एक लोब जो है वो डाइथिकस होगी, यानी कि दोनों बोथ एंड्स प्रेजेंट होंगे, कंसिस्ट ऑफ टू थीका। एंथर जो है वो बाइलोब्ड होगा, हर एक लोब जो होगी डाइथिकस होगी, क्योंकि उसके पास दो थीका प्रेजेंट होंगे। देन आगे चलते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी में देखते हैं क्या गिवन है। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिगर 2.2a, यानी कि ये वाला फिगर, ये फिगर आपको आगे चल के पूरा दिखाऊंगी, यहाँ पर पूरा नहीं है। शोज टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। एक है यानी कि एक डंडी टाइप जो एरिया प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। एंड एक जो है टर्मिनल, जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। देखो अब बाइलोब्ड का मतलब क्या हो गया? ये देखो दो तरीके से प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है और इसी के बिल्कुल पीछे एक और थीका प्रेजेंट है, जिसका मतलब है ये बाइलोब्ड। बाय का मतलब क्या होता है? टू, है ना। देन कॉल्ड द एंथर, इसको हम क्या कहते हैं? anther. Then the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. जो एंड होता है फिलामेंट का, जो एंड है, फिलामेंट किससे कनेक्टेड है? एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फिलामेंट किससे कनेक्टेड होता है? तो द आंसर इज पेटल या फिर थैलेमस। ओके, द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स इन डिफरेंट स्पीशीज। कितने स्टेमेंस होंगे और क्या उनकी लेंथ होगी, ये डिफरेंशिएट करती है स्पीशीज दर स्पीशीज। हर एक स्पीशीज में अलग अलग होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, अगर आपने स्टेमन कलेक्ट किए हर एक फ्लावर से, 10 फ्लावर से एक एक आपने स्टेमन कलेक्ट किया, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, सारे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के हैं, तो आप अगर उनको अरेंज कर दोगे स्लाइड के ऊपर, आप देखोगे कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी। एंड
नेचर के अंदर किस किस तरह से, किस किस साइज में और किस किस स्पीशीज के स्टेमेंस प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा. केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर द dissecting microscope and making neat diagrams would include the range in shape and attachment of anthers in different flowers. अगर आप केयरफुली उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह जो फिलामेंट है और या फिर स्टेमन है वो कनेक्टेड होगा पेटल पार्ट से या थैलेमस पार्ट से, और कितनी ज्यादा उसमें वेरिएशन है, कितनी ज्यादा उसके अंदर बदलाव है, किस किस तरीके से कितनी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती हैं. देन देखते हैं जो हमारे नोट्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है. थीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव रनिंग लेंथवाइज. थीका एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एक लंबी ग्रूव टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसकी लेंथ की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. अगर एक थीका इस तरीके से प्रेजेंट है तो दूसरा थीका कुछ इस तरीके से उसके बिल्कुल बैक साइड प्रेजेंट होगा. तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल, उसी के साथ में उसकी एक लेंथ होती है, उसके वाइज वो उसको डिफ्रेंशिएट करती है. अब आ गए हम नेक्स्ट चीज पे. व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? द माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? ये जनरली लोकेट करता है कॉर्नर्स पे. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर्स पे लोकेट करेगा. 2 इन ईच थीका. एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, यानी कि 2 थीका होते हैं तो 2 थीका के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 4. ओके. दे फर्दर डेवलप टू फॉर्म पोलन सैक. अब आपको पूछा जाएगा कौन सी चीज डेवलप कर जाती है पोलन सैक के अंदर, कौन सी चीज कन्वर्ट करती है पोलन सैक के अंदर? तो द आंसर इज माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया जनरली डेवलप इनटू पोलन सैक, जिनके पास क्या होते हैं? जनरली पोलन ग्रेन्स. देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या गिवन है. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलॉब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका. एक लोब के पास कितने थीका होते हैं? 2 थीका. और लोब कितनी है? 2, यानी कि कितने थीका हो गए? 4 थीका. देन दे आर डाइथिकस, यानी कि डाई का मतलब 2. देन ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका. एक थीका को दूसरे थीका से कौन डिफरेंशिएट करता है? उनके स्ट्रक्चर को अलग अलग कौन करेगा? एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या हुआ? एक लंबाई में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लंबा स्टिक वाइज स्ट्रक्चर वो. ओके. देन लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर. अब हम देखेंगे कि किस तरीके डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होंगे एक ट्रांसवर्स सेक्शन में. देखेंगे एंथर के अंदर. द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. देन द एंथर इज अ 4 साइडेड. एंथर जो है एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, जो कहां पर होंगे? कॉर्नर पे. और एक लोब के अंदर इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और यहाँ पर कुछ ये प्रेजेंट होते हैं. देन एक लोब के अंदर कितने होंगे? 2 थीका. सॉरी, यहाँ पे टंग जरूर फिसलती है. 2 थीका. ओके. देन द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजिया आगे फर्दर डेवलप करते हैं और क्या बना लेते हैं? पोलन सैक. दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन. ये आगे जाके एक्सटेंड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबाई में एक्सटेंड करेंगे, एंड इनकी लेंथ जो है एंथर की वो आपस में पैक हो जाएगी विद पोलन ग्रेन्स. ठीक है. देन ये हो गया आपका स्ट्रक्चर जहां पर आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले एंथर. देन एंथर ये वाला पार्ट है. उसके बाद आप देख रहे हो दोनों के अंदर फिलामेंट यानी कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. अब एंथर को जब आप एक बार जूम करके देखोगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. लाइन ऑफ डिहिसेंस यानी कि ये वाला पार्ट जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स यहाँ बनने शुरू होते हैं. देन माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें डेवलप करते हैं वो ये पार्ट होता है पोलन सैक्स, एंड पोलन सैक के अंदर आपको देखने को मिलता है पोलन ग्रेन्स. देन नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताइए एंड उसके पार्ट्स को लिखिए. तो आपको ये जो नोट्स हैं ये जरूर राइट डाउन कर लेने हैं. द माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय 4 लेयर. माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से सराउंडेड होती है. देन 4 लेयर कौन सी होंगी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, एंड द लास्ट वन इज टेपेटम. सारी लेयर्स का अपना अपना अलग अलग काम होता है. जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं? जनरली प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं और हेल्प करती हैं डिहिसेंस में एंथर की, ताकि डिहिसेंस मतलब ताकि जो एंथर है वो रिलीज कर सके पोलन ग्रेन को. ठीक है, डिहिसेंस का मतलब यही है, वो रिलीज कर सके, निकाल सके पोलन ग्रेन्स को अपने अंदर से. और जो लास्ट लेयर बची टेपेटम, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही लाइंड अप क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, जो कि नीट एग्जामिनेशन में और
बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाने वाला है, 1 मार्क्स में तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने ही वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर याद रखें। द टेपेटम, टेपेटम का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो कि पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट में अभी हैं, उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? टेपेटम लेयर। ओके, देन इन द यंग एंथर द स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म्स द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जब एंथर बिल्कुल यंग होगा तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलते हैं, उसकी सेंटर में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे? द आंसर इज स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर जो मैं अभी आपको बात कर रही थी, टेट्राड स्ट्रक्चर। टेट्राड मतलब देखो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसका एक जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को इन्होंने मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई करने के बाद इन्होंने क्या देखा? यहाँ पर लेयर्स कुछ प्रेजेंट है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर, देन एंडोथीशियम जो कि मिडल मतलब अंदर वाली लेयर, उसके बाद मिडल लेयर आती है, देन एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर देखने को मिलेगा, और जो हमारी फोर्थ लेयर जो हमने देखी थी वो है टेपेटम, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आपको एग्जैक्टली ये वाला और ये दोनों ही स्ट्रक्चर बनाने को दे सकते हैं जो एग्जामिनर हैं, आपको दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, देन आपको क्या बताना है? ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? दीज आर जनरली स्पोरोजेनस टिश्यू। और ये जो लेयर्स बनी हुई है 1 2 3 4, आपको चारों लेयर यहाँ देखने को मिल रही है, चारों लेयर के नाम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखने हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. एक typical microsporangium जो है appear यानी कि दिखता है हमें circular portion में। It is generally surrounded by 4 layer. ये हमने देखा तो इसके आसपास, जैसे कि हमने ये देखा था, इसके आसपास हमें 4 लेयर देखने को मिली थी। ओके, तो उसी 4 लेयर के बारे में ये बात कर रहा है। एक सेकेंड। देन 4 लेयर कौन सी हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। द आउटर 3 लेयर जो हमने अभी पढ़ा कि चारों जो लेयर होती हैं उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है और डिसेंस यानी कि जो रिलीज करने के काम आती हैं पोलेंस को। देन जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि होती है टेपेटम, उसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको। देन सेल of these tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. जो टेपेटम होते हैं इनके सेल्स के पास ज्यादातर मात्रा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन माइंड में जरूर रखें। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, कुछ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। काफी बच्चों को क्वेश्चन होगा कि स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होते हैं। दीज आर कॉम्पैक्टली यानी कि आपस में अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होते हैं जो देखे गए हैं किसके अंदर? यंग एंथर के अंदर। जनरली क्या करते हैं, ये जो कोई भी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसके अंदर जो होलो स्पेस होगा उसको भरने का काम करते हैं। उनके सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? स्पोरोजेनस टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है? एज द एंथर डेवलप, अभी यंग एंथर था लेकिन अब एंथर डेवलप करेगा। ये सब चल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब तक फ्लावर बना नहीं है, अभी फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले सारे इवेंट्स। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होती है और वो क्या बना लेती है? जनरली माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, यानी कि 4 जो हमने ऐसे भी स्ट्रक्चर्स देखे थे वो बना लेती है। देन उसके बाद अब हम देखेंगे हमारे नोट्स में क्या गिवन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। इट इज द प्रोसेस, जनरली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल जो था, यानी कि हमारे पास पहले पोलन ग्रेन्स थे वो बन चुके थे, तो उनसे अगर जब बनता है माइक्रोस्पोर तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देन एज डेवलपमेंट ऑक्यर इन द एंथर, जैसे जैसे एंथर के अंदर डेवलपमेंट ऑक्यर करती है, डेवलपमेंट होती है ज्यादा, एंथर डेवलप करेगा। पहले यंग एंथर था, उसके बाद एंथर डेवलप कर रहा है। जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं वो मियोसिस कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू के पास कैपेसिटी होती है कि वो एक नए टेट्राड को उगा सके, यानी कि एक नए टेट्राड को जन्म दे सके, इतनी कैपेसिटी हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू के पास होती है। हेंस ईच सेल इज पोटेंशियल पोलन या फिर पोलन मदर सेल। हर एक सेल, हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू एक पोटेंशियल पोलन बोल सकते हो आप या फिर पोलन मदर सेल बोल सकते हो, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है माइक्रोस्पोर के अंदर। देन एज द एंथर मिच्योर, जैसे जैसे एंथर मिच्योर हो रहा है माइक्रोस्पोर जो है वो डिटैच होंगे हर एक
एक दूसरे से, क्योंकि आपस में वो कनेक्टेड थे माइक्रोस्पोर। अब वो जैसे जैसे एंथर मेच्योर हो रहा है तो वो आपस में डिटैच होने शुरू हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, इट विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैं सिर्फ रीड आउट करूंगी तो आई होप आप समझ जाओगे उस चीज को। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल होता है उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए माइक्रोस्पोर टेट्राड को, यानी कि जो 4 टेट्राड वाला स्ट्रक्चर था उसको वो इट विल गिव राइज टू दैट। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक जो टेट्राड होता है, हर एक सेल जो होता है उसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक पोलन बना सके या फिर माइक्रोस्पोर एमएमसी बना सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सके। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मियोसिस करके जब एक पोलन मदर सेल बनाता है माइक्रोस्पोर को तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म, जैसे जैसे माइक्रोस्पोर बनने शुरू होते हैं, दीज आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 सेल्स के क्लस्टर्स के अंदर ये अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब ही होता है 4, ठीक है। एज द एंथर मेच्योर, जैसे जैसे एंथर मेच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, वो डिहाइड्रेशन होगा उसके अंदर, माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोशिएट कर जाएगा एक दूसरे से, यानी कि डिटैच कर जाएगा एक दूसरे से, अलग अलग हो जाएंगे एंड डेवलप कर जाएंगे किसमें, पोलन ग्रेन्स में। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बनते हैं, जो रिलीज हो जाते हैं विद डिहेसेंस ऑफ एंथर। जैसे जैसे एंथर रिमूव करेगा पोलन को, वो सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। देन आगे चलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के बारे में यहाँ क्या दिया हुआ है अब हम देखेंगे नोट्स के अंदर। पोलन ग्रेन जनरली रिप्रेजेंट द मेल गैमेट एंड आर स्फेरिकल, इनकी शेप बताई हुई है और इनके पास 2 लेयर्ड वॉल होती हैं, वन इज एक्साइन एंड अदर वन इज इंटाइन। आपसे कोई पोलन ग्रेन्स के बारे में पूछेगा तो आपको ये सब लिखना जरूरी है। एक्साइन जो आउटर लेयर होती है, ये लेयर जो होती है हार्ड लेयर होती है, किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इन्फॉर्मेशन, ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन की, विच इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होती है, हार्ड होती है एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के अंदर, एसिड के अंदर, एल्कलाइन कंडीशन या फिर कोई भी एंजाइम की कंडीशन, कैसी भी हार्श कंडीशन हो, विपदाएं कितनी भी आए, इसके ऊपर ये जो है बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होता है, इसको कोई ख़राब नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग जो होती है, जो आउटर लेयर होती है वो जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बनी हुई होती है स्पोरोपेलेनिन की। इसका मतलब पोलेनिन की, सॉरी, इसका मतलब ये किसी भी हाई टेम्परेचर में, चाहे हाई टेम्परेचर चाहे ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, ये मरेंगे नहीं। देन इंटाइन, इंटाइन क्या होती है, इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है थिन होगी और कॉन्टिन्यूस लेयर होगी, किसकी बनी हुई, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई। देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या गिवन है। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन। अगर आप हिबिस्कस के अपर पार्ट्स को टच करोगे, ठीक है, ओपन जो एंथर वाला पार्ट है उसको टच करोगे तो वहाँ पे येलो कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पाउडर जैसा, उसको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। आपकी फिंगर पे कुछ येलो येलो पार्ट लग जाएगा पाउडर जैसा, उसको हम कहेंगे पोलन ग्रेन। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व। ये आपके एग्जामिनेशन में, आपके प्रैक्टिकल में भी आ सकता है और आपकी लैब में भी कराया जाएगा कि एक स्लाइड के ऊपर आपको पोलन ग्रेन्स निकाल के दिए जाएंगे और उसको आपको देखना होगा माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। इनकी लेंथ होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स डायमीटर के अंदर। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, इसकी 2 लेयर वॉल होती है। देखो जो हमने 2 लाइन्स के अंदर कंप्लीट कर लिया वो एनसीईआरटी में इतनी बड़ी में लिखा हुआ है। तो आज का मेरा पर्पस मेन यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो ये तरीका तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज का पर्पस ही यही था कि आपको कोई चीज़ अगर आप पूरी एनसीईआरटी के अंदर पढ़ना सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट अगर वही चीज़ 2 लाइन्स में कंप्लीट हो रही है तो क्यों ना उसे 2 लाइन्स में कंप्लीट कर लिया जाए। ओके, तो नोट्स को ज़रूर नोट डाउन करिएगा। द हार्ड लेयर, जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं एक्साइन और जो इनर लेयर होती है उसको कहते हैं इंटाइन। जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है और वो किसी भी टेम्परेचर में रह सकती है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई एंजाइम हो, ये सब उसको हार्म नहीं कर सकते। और वो किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। देन पोलन ग्रेन जो होते हैं एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। उनके अंदर कुछ हिस्से यानी कि कुछ डगआउट पोर्शन प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं जर्म पोर्स, जहां पर स्पोरोपेलेनिन
एब्सेंट होते हैं। पूरी लेयर के अंदर एक्साइन लेयर जो बनी हुई होती है वो होती है स्पोरोपोलिन की, बट ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कुछ गड्ढे प्रेजेंट होंगे जिनको हम कहते हैं जर्म पोर्स। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉसिल्स की तरह बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, क्योंकि स्पोरोपोलिन बहुत हार्ड लेयर होती है। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस। देन उसके बाद इनर वॉल लेयर को क्या कहते हैं? इनर वॉल लेयर पोलन ग्रेन्स की हम कहते हैं हम इंटाइन। ये क्या होती है? थिन होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जो कि बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का वो सराउंडेड होगा बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। When the pollen grain is mature, it contain two cell. Pollen grain जब mature होगा उसके पास दो cells होंगी, first is vegetative cell and the other is generative cell. अब हम ये देखेंगे vegetative और generative cell क्या होते हैं। Vegetative cells generally bigger होते हैं, यानी कि बड़े बड़े वाले cells होते हैं, और ये जो होते हैं generally food को reserve करके रखते हैं, store करके रखते हैं, and large irregularly shaped nucleus. इनका nucleus जो है बहुत बड़ा होता है, irregular होता है। चलिए देखते हैं नोट्स में क्या दिया हुआ है। Mature pollen grain जो होता है उसके पास दो तरह की cells होती हैं, one is vegetative, अदर इज जनरेटिव। ये लार्ज सेल होते हैं जिनके पास इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और ये कंटेन करते हैं फूड रिजर्व्स को, यानी कि स्टोर करके रखते हैं फूड को। देन नेक्स्ट इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स क्या होते हैं? ये छोटे सेल्स होते हैं और ये फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही अंदर। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर ये फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। देन इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर अराउंड पोलन ग्रेन जो होते हैं वो शेड कर जाते हैं, झड़ जाते हैं सेकेंड सेल स्टेज पे, वाइल जो बाकी के बचे हुए होते हैं जनरेटिव सेल जो होते हैं अंडरगो मतलब बाद में डेवलप करते हैं, माइटोसिस होती है उनके अंदर टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स, दो मेल गैमीट बनाने के लिए, जो कि 3 सेल्ड स्टेज होती है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर सेकेंड सेल स्टेज पे ही झड़ जाएगा ये जो पोलन ग्रेन होगा। बट कुछ जो सेल्स होते हैं मतलब कुछ जो एंजियोस्पर्म होते हैं 40%, यानी कि 60% है तो 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जनरेटिव सेल तक जाती है, माइटोसिस होगा और वहां पर दो मेल गैमेट्स बनेंगे जिनको हम कहते हैं 3 सेल स्टेट्स। देन द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स आफ्टर दे आर शेड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। उनकी वायबिलिटी कितने टाइम तक वो टिकेंगे और कितने टाइम तक वो नहीं झड़ेंगे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर, कि टेम्परेचर क्या है, कितना कोल्ड है, कितना हॉट टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी कैसी है उस टेम्परेचर की। और इनकी रेंज क्या होती है? इट रेंजेस फ्रॉम 30 मिनट्स टू फ्यू मंथ्स। ये 30 मिनट्स में भी खत्म हो सकते हैं और कुछ फ्यू मंथ्स तक भी ये चल सकते हैं, तो इनकी रेंज यही होती है। देन देखते हैं ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में गिवन है ऑलरेडी। ये आप देख लें कि ये सामने आपकी क्या दिया हुआ है, ये कुछ स्टेजेस है माइक्रोस्पोर के जो मैच्योर हो रहा है एक पोलन ग्रेन के अंदर सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के बाद सबसे पहले ये टेट्राड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है टेट्राड वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद आप देख रहे हो एक माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर के अंदर आपको कुछ वैक्यूल्स देखने को मिलेगी, फिर कुछ न्यूक्लियस डेवलप होगा, न्यूक्लियस पहले डेवलप था, उसके बाद न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे वैक्यूल डेवलप होने लग जाएंगी, और जब ये वैक्यूल डेवलप होने के बाद एक असिमेट्रिकल स्पिंडल बना लेंगी, यानी कि एक छोटा स्ट्रक्चर बना लेंगी और एक बड़ा वैक्यूल बना लेंगी। तो उसके बाद इसके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में मॉडिफाई होकर क्या बना लेते हैं, छोटा वाला स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है जनरेटिव सेल और बड़ा वाला स्ट्रक्चर क्या बना लेगा, वेजिटेटिव सेल। देखो यही रहा स्ट्रक्चर, आपने देखा था वेजिटेटिव सेल जो है वो पूरे सेल के अंदर होता है और इसी वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म, ये वाला जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर क्या फ्लोट करता है, जनरेटिव सेल, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था, और दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग है। देन नेक्स्ट चलते हैं, आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। हमने देखा था कि जो वेजिटेटिव सेल है वो फूड रिजर्व सेल होता है, यानी कि उसके अंदर फूड स्टोर होता है, और जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होते हैं और फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वेजिटेटिव सेल के। देन ये हम पढ़ चुके हैं 60% एंजियोस्पर्म जो है वो सेकंड सेल स्टेज पे ही झड़ जाते हैं, वाइल जो 40% होते हैं वो थर्ड सेल स्टेज पे, यानी कि जहाँ पर पोलन ग्रेन बन रहे हो, 2 मेल गैमीट्स बन रहे हो, उसके अंदर ही वो झड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ के वो काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज भी प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉल्ड कॉज सीवियर एलर्जीज एंड bronchial afflictions in some of people often leading to chronic respiratory disorder। कई ज़्यादा लोगों को ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकिटिस की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाई में जो प्रॉब्लम होती है, ये सब बिकॉज ऑफ पोलन ग्रेन होती है। ये एलर्जीज प्रोवाइड करते हैं और इनकी मेडिसिन भी आती है बाकायदा। इट मे बी मैंशन दैट ये मेंशन किया गया है दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, पार्थीनियम कैरेट ग्रास का ही दूसरा नाम है, दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट हैज बिकम
यूबिक्विटस इन ऑक्यूरेंस एंड कॉज पोलन एनर्जी। जब एक टाइम था जहां पर पाथेनियम या फिर कैरेट ग्रास को इंडिया में लाया गया था एज अ कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड वीट, कंटेमिनेंट के रूप में, यानी कि कंटेमिनेंट के रूप में इसको लाया गया, इसके साथ कुछ वीट पोर्शन भी आया, इंपोर्ट किया गया वीट पोर्शन को भी, जो कि बाद में कारण बना एलर्जी का, पोलन एलर्जी का। देन आगे देखते हैं, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में काफी ज्यादा रिच होते हैं। इट हैज बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट्स की तरह ये जो बेचते हैं मार्केट में, इन सभी को फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज किया जा रहा है, इतनी ज्यादा डिमांड है इनकी। एंड वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जैसे यूएस हो गया, अमेरिका, ये सब सारी जगह हो गई, यहाँ पर आपको पोलन ग्रेन्स जो है वो उनके प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स के टैबलेट्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, सिरप के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। देन पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेसेस हॉर्स। जो हॉर्स होते हैं उनको रेस में दौड़ाने से पहले पोलन टैबलेट्स दी जाती हैं, अगर उनका मतलब एक तरीके से ये ड्रग होता है, एक तरीके से नशा होता है जिसके अंदर मतलब आप जो अगर इसको लेते हो तो होश नहीं रहता है बंदे को, या आप अगर किसी हॉर्स को एक रेस में दौड़ाना चाहते हो तो उसको ये दिया जाता है ताकि वो अनकॉन्शियस एक तरीके से रहे और वो डायरेक्टली कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो। और एथलीट्स जो होते हैं वो इस तरीके के ड्रग्स लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो सके, तो एक तरीके से ड्रग होता है ये। देन when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma। जब पोलन ग्रेन शेड यानी कि झड़ जाएंगे, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर लैंड करना पड़ेगा, वो जिससे पहले कि वो अपनी वायबिलिटी को लूज कर दें, फर्टिलाइजेशन करने की उनके अंदर क्षमता ना रहे, उससे पहले उन्हें कहाँ लैंड करना होगा, स्टिग्मा के ऊपर। देन हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी। जैसा कि हमने अभी देखा था 30 मिनट से लेके फ्यू मंथ्स तक इनकी वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है इनका टाइम पीरियड कि कितने टाइम तक ये वाइएबल रह सकते हैं, कितने टाइम तक इनके अंदर क्षमता रह सकती है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की। देन टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक वाइएबल रहेंगे, कितनी देर तक ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी देर क्षमता रहेगी इनके अंदर पोलन ग्रेन्स के अंदर रिप्रोड्यूस करने की, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर। इन सम सीरियल्स जैसे कि राइस एंड व्हीट, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जनरली 30 मिनट्स तक अपने आप को रिलीज करते हैं। एंड कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि रोसेस होते हैं, लेग्यूमिनोसी होते हैं, सोलेनेसी होते हैं, दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल गए 30 मिनट्स के भी और कुछ मंथ्स के भी, ठीक है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के जो सीमेन होते हैं कि यानी कि स्पर्म होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनके एनिमल्स के स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है, किस लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। ह्यूमंस के भी स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाए लार्ज नंबर में ताकि काफ़ी ज़्यादा ईयर्स तक इन लिक्विड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज एज पोलन ब्लैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये क्रॉप के एक तरीके से मिट्टी को यानी कि क्रॉप को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के भी काम आते हैं, तो वहाँ पर भी इनको डाला जाता है, खाद की तरह भी बिकते हैं ये। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना किसी भी पोर्शन के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमने ये जो मेल वाला पोर्शन था एंड्रोशियम और जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें मेल वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं पोलन ग्रेन्स तक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। अगर वीडियो